हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के ये सभी क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए 2022 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, 3 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, वहां आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आपको पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करेंगे, नहीं आता तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके याद रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, जिसमें पाए जाते हैं, किसमें, पैरामैग्नेटिक में या फिर डायमैग्नेटिक में या फिर फेरोमैग्नेटिक में। तो विषम संख्या में यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं वो पैरामैग्नेटिक में होते हैं। किसमें? पैरामैग्नेटिक में होते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल जो होता है वो क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, जिसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 होता है। टोटल 1 एटम इधर से हो गया और सेंटर पर एक एटम उपस्थित रहता है बीसीसी में, यानी बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, जिसका 100% कंट्रीब्यूशन होता है क्रिस्टल के निर्माण में। ठीक है, तो एक एटम यहाँ बीच में हो गया और एक एटम इधर से कहां से मिला? टोटल कॉर्नर से मिला। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 + 1 = 2। तो टोटल एटम की संख्या कितना हो जाएगी बीसीसी यूनिट सेल में? 2 हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है कि NaCl में Cl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? यानी एक एटम कितना अदर एटम से कनेक्टेड है, डायरेक्टली टच्ड है, यानी स्पर्शित है, यानी एक तरह से सटा हुआ है, तो उसी की संख्या को उस एटम का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में उसको समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पूछा गया है Cl का NaCl में, Na+ में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा NaCl, तो Cl का जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एन टाइप और पी टाइप, यानी पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की विद्युत प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है। तो इसकी जो विद्युत प्रकृति होती है उदासीन, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं, ना ही नेगेटिव शो करता है ना ही पॉजिटिव शो करता है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी विद्युत प्रकृति जो होती है वो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि ताप वृद्धि के साथ टेम्परेचर में क्या करेंगे? बढ़ोतरी करेंगे। डेल में बढ़ोतरी करेंगे। रिएक्शन में डेल क्या इंडिकेट करता है? वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। अगर डेल का मतलब वैल्यू में इंक्रीज होगा तो इसके साथ क्या होगा? यानी किसके साथ? यानी ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। ठीक है, तो किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है ये आपको पता है। तो 5 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा सुचालक। सुचालक क्या है? धातु। धातु क्या होता है? सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने देता है, यानी वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करता है, तो उसको क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। जो ताप क्रम बढ़ने पर इसकी चालकता घट जाती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ हीट करने पर जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो एथिल आइसोसाइनेट। क्या मिलता है? एथिल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड का एग्जांपल पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो प्राइमरी हैलाइड हो जाएंगे नियोहेक्साइल क्लोराइड। नियोहेक्साइल क्लोराइड ये जो है क्या है? प्राइमरी हैलाइड है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि एथिल अल्कोहल क्या करा कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है? एथिल ब्रोमाइड किस बनता है? ठीक है, तो यहां जो हो जाएंगे KBr तथा सांद्र H2SO4 के साथ अगर एथिल अल्कोहल अगर रिएक्शन करता है तो एक तरह से यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मिश्रण, यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हीट करने पर देखिए किस किस का मिश्रण हो रहा है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर को आप हीट करेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो फाइनली इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ जो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है वो हो जाएंगे एंगेलाइट, यानी एंगेलेसाइट। ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी एक तरह से ये हो जाएंगे। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सल्फाइड अयस्क से कॉपर निष्कर्षण करने की जो विधि है, यानी कॉपर निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्क से? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है एक तरह से सल्फाइड अयस्क से कॉपर निष्कर्षण करने के लिए जो विधि अप्लाइड की जाती है वो विधि कौन सी विधि है? स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या पूछ रहा है कि फेन उत्प्लवन
विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वहाँ जो सांद्रण होता है अयस्क का, वहाँ कौन सा मेथड अप्लाई किए जाते हैं? फेन पलवन मेथड यानी फेन उत्प्लवन विधि यानी पलवन विधि अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, यानी सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट, क्या कर रहा है कि मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है ये किसका अयस्क है? ये किसका? Fe का, लोहा का अयस्क है, तो लोहा को निष्कर्षित किया जाता है मैग्नेटाइट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? तृतीय संक्रमण श्रेणी का जो मेंबर है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो मेंबर नहीं होंगे एजी जो है ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का मेंबर नहीं होता, ठीक है, यानी सिल्वर, ठीक है। बाकी ये टाइटेनियम, वेनेडियम और कॉपर जो होता है ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, फिनोल उदासीन यानी फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा, कैसा कलर देगा? तो वहां रिएक्शन हो रहा, फिनोल जो है उदासीन विलयन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन के बाद जो कलर दिखता है वो बैगनी कलर दिखता है। कौन सा कलर? बैगनी कलर दिखता है, ठीक है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु हो वो क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं या फिर तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं, फिर सक्रिय, फिर विस्थापित योग्य होते हैं। तो ईथर में जो ऑक्सीजन को परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तरह से सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ईथर में जो ऑक्सीजन का परमाणु निहित रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा कि जब 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है तो मिलता है डायएथिल ईथर। क्या मिलता है? डायएथिल ईथर। कब? जब 400 डिग्री सेल्सियस 413 केल्विन पर एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट किया जाता है, तब क्या मिलता है? डायएथिल ईथर का निर्माण होता है। निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? कौन सा प्रोसेस से मेथिल एमीन का निर्माण होता है? वुर्ज अभिक्रिया या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या फिर कॉल्बे रिएक्शन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? क्या करना है? यह मेथिल एमीन का निर्माण करना है। तो मेथिल एमीन का जो निर्माण करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किए जाते, सॉरी जो रिएक्शन अप्लाई किए जाते हैं वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? मेथिल एमीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है? यानी फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो फॉर्मेलिन के जो इस उपयोग होता है, यानी फॉर्मेलिन के रूप में जो उपयोग होता है वो HCHO का, किसका? HCHO का उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में किया जाता है, यानी फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है वो है कौन सा अभिकर्मक है? कौन सा मतलब रिएजेंट है जो क्या करता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अपना क्या करता है? रिएक्शन शो करता है और दोनों के साथ पार्टिसिपेट हो जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 21 काफी सिंपल क्वेश्चन है। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर भी कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन सा बनता है? यानी कौन सा पदार्थ बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। रिएक्शन आपका अगर कंप्लीट है, ठीक है, नहीं आपका जो अभिक्रिया है, जो फेमस अभिक्रिया होते हैं तो वो सब अगर कंप्लीट है तो ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्लोरल का निर्माण होता है, यानी एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अगर होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? क्लोरल का निर्माण होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है वह सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो फाइनली जो उस टाइम प्रोडक्ट बनता है वो बनता है COCl2। क्या बनता है? COCl2 का निर्माण होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। एक यौगिक जलांशन के पश्चात जो होता है 1 डिग्री एमिन देता है। तो यौगिक क्या होगा? एक यौगिक जलांशन के पश्चात यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका हो रहा तो उसके बाद जो है 1 डिग्री एमाइड प्रोवाइड करता है। तो वह यौगिक कौन सा है वो आपको चूज करके निकालना। तो वो एमाइड होता है। एमाइड क्या करता है कि इसका जलांशन होने के बाद क्या होता है कि 1 डिग्री एमिन का निर्माण होता है, यानी 1 डिग्री एमिन बनता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर जो बनता है फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जा रहा है। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने से एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनिलीन क्या करें कि एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ करता है, रिएक्शन करता है, क्या करता है? क्रिया करता है या फिर रिएक्शन करता है, फिर अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद जो बनता है फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या बनता है? तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है। एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करेगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमे एलिनिन, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कार्बल एमाइन क्या करा कि कार्बल एमाइन अभिक्रिया देती है। तो कार्बल एमाइन जो अभिक्रिया करता है किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो ये करता है CH3NH2 के साथ ये अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया शो करता है। मिथाइल एमाइन को बनाया जा सकता है
क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि मिथाइल एमाइन को बनाया जा सकता है कौन सा विधि से, कौन सा रिएक्शन द्वारा मिथाइल एमाइन का निर्माण होता है। तो मिथाइल एमाइन का निर्माण करने के लिए हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या हो जाएगा, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया अप्लाइड किए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आरएनए तथा डीएनए, आरएनए और डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कायरल अणु है। इसकी कायरलता का जो कारण है वो क्या है, ये दोनों क्या है, कायरल अणु है, ठीक है, यानी कायरल मॉलिक्यूल्स है। तो इसकी जो कायरलता वाले जो गुण दिखता है, जो प्रॉपर्टी दिखता है, क्यों दिखता है, ठीक है, तो ये जो दिखता है ये सिर्फ एक कारण यही होता है इसका, क्योंकि इसमें जो होता है डी सुगर अवयव होते हैं। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इसमें डी सुगर अवयव होते हैं, जिसके कारण आरएनए और डीएनए कायरल अणु है और इसमें कायरलता पाई जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन स्वायक पिरहारी है। स्वायक पिरहारी के रूप में कौन कार्य करते हैं, एस्पिरिन, मॉर्फिन या फिर पैरासिटामोल या फिर उपरोक्त सभी। तो स्वायक पिरहारी के रूप में जो कार्य करते हैं वो मॉर्फिन करते हैं। कौन करते हैं, मॉर्फिन एक स्वायक पिरहारी है। विटामिन इनमें से किसकी कमी के कारण क्रौतंदी होती है, विटामिन B12 या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ई, ठीक है। तो क्रौतंदी की बीमारी जो होती है ना वो विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन बी की कमी से जो होती है वो बेरी वाली बीमारी होती है, और विटामिन सी की कमी से होती है सकरवी वाली बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंदी, विटामिन बी की कमी से क्या बेरी, विटामिन सी की कमी से वो होता है रिकेट्स, सकरवी वाली बीमारी होती है, ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, हड्डी वाला बीमारी होता है। याद रखेंगे, पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण क्या रोग होता है, कौन सा मतलब डिजीज होता है, वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है। जल में विलेयता कौन सा होता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, जल में घुल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है कि क्लोरोमिन टी है, क्लोरोमिन टी क्या है, एंटी मैलेरियल है या फिर एंटी मैलेरियल है या फिर एनाल्जेसिक है, उपशामक है या फिर क्या है आपका एंटीसेप्टिक है। तो क्लोरोमिन टी जो है ये एक प्रकार का क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो है एक प्रकार का एंटी मैलेरियल है। क्या है, एंटी मैलेरियल, यानी जो मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, मतलब उसको हिट करता है, मारता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। मतलब मीठा मतलब सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट एजेंट जो होगा वो क्या होगा, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज। तो सबसे ज्यादा जो ये होता है मीठा होता है, स्वीटेस्ट जो होता है, स्वीटेस्ट मतलब शर्करा जो होता है, शुगर, वो होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा शर्करा होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का मतलब समझते हैं, यानी प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक पॉलीमर यानी जो प्रकृति की तरफ से दिया गया है। तो सेलुलोज हो जाएंगे, प्रोटीन या फिर रबर। तो प्राकृतिक बहुलक जो है यहाँ वो हो जाएंगे आपके रबर जो क्या है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नेचुरल रबर निम्नलिखित में का प्रकार है, यानी निम्नलिखित में नेचुरल रबर का आपको बहुलक पूछा गया। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक है, नेचुरल रबर। तो ये जो बहुलक होते हैं ना ये ब्यूटाडाइन का बहुलक है। ये किसका बहुलक है, ब्यूटाडाइन का बहुलक है, यानी नेचुरल रबर प्राकृतिक रबर जो होते हैं वो ब्यूटाडाइन का बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक है, देखिए प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो किसका बहुलक है, तो ये बहुलक है आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर जो होते हैं वो बहुलक किसका पॉलीमर होते हैं, आइसोप्रीन का पॉलीमर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछ रहा है कि निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। बहुलीकरण करना है, पॉलीमराइजेशन करना है, तो फाइनली जो नियोप्रीन प्राप्त होता है तो वो किसका बहुलीकरण करके यानी किसका पॉलीमराइजेशन करके प्राप्त होता है। तो यहाँ जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है वो क्लोरोप्रीन का, किसका, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइज ये करेंगे, बहुलीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, नियोप्रीन बनेगा, यानी नियोप्रीन रबर का निर्माण होगा। निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर है, पॉलिस्टर पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलिस्टर पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेरिलिन जो है वो एक प्रकार का पॉलिस्टर पॉलीमर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए वो मतलब एक तरह से साक्षी वो गवा देता है, यानी एक तरह से इतिहास पूरा गवाह है बिहार बोर्ड के लिए। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा के पूछ देता है, ठीक है। क्लोरामाइसेटिन क्या करा कि क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, मलेरिया में, टाइफाइड में या फिर कोलेरा में या फिर टीबी में, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ये जो किया जाता है टाइफाइड में, किसमें, टाइफाइड में क्लोरामाइसेटिन का उपयोग किया जाता है। 38 का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में हो सकता है। साबुन के रूप में, सोप के रूप में किसका उपयोग हो सकता है, तो यह C17H35 COONA ये जो कंपाउंड है ना इसका उपयोग साबुन के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, साबुन के रूप में भी किया जाता है। 43 क्या करा 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। साबुन के झाग बनाने में वृद्धि जो होता है, झाग बनाने की जो गुण होती है, जो प्रॉपर्टी होती है उसमें और ज्यादा तेजी ला देता है। तो ये जो करता है सोडियम रोजेन, यानी सोडियम रोजिनेट करता है ये काम।
काम की साबुन के जो झाग बनाने की गुण होती है उसमें और बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, कौन? सोडियम रोजेनेट। ठीक है, सोडियम रोजेनेट का यही काम होता है। अब देखिए क्वेश्चन 41, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य। साबुन में जो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है उसका कार्य क्या होता है, क्या काम होता है? तो सिंपल सी बात है, ये तेजी से सूखने के लिए मना करता है, यानी तेजी से सूखने के लिए नहीं देता है साबुन को, जिसके कारण उसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ताकि साबुन पूरा तरह से ना सूखे, तेजी से वो ना सूखे। ठीक है, 42 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? तो भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता खनिज, कृत्रिम बंधुरक या फिर विटामिन या फिर एमिनो अम्ल। तो यहाँ जो भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता वो कृत्रिम मधुरक, यानी कृत्रिम मधुरक जो होता है वो भोजन का पोषण मान के न्यूट्रिशन को कभी इंक्रीज नहीं करता, कभी उनको मतलब हाई लेवल तक लेके नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किस ताप पर, किस टेम्परेचर पर प्रभाव नहीं पड़ता? यानी किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? सामान्यता, मोललता या फिर मोलरता या फिर फॉर्मलता। ठीक है, तो यहाँ जो मोललता होती है, मोललता में कभी जो होता है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। यानी ये क्या है कि तापमान पर डिपेंड नहीं करता। और मैं बता दिया हूं कि जो तापमान पर डिपेंड करता है वही मतलब क्या करता है कि एक तरह से ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ताप बढ़ने पर या फिर घटने पर उनको उनमें भी बढ़ोतरी घटोतरी यानी बढ़ोतरी और घटती होती है। ठीक है, यानी उसमें भी चेंजिंग आती है। 44 प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त जो मेथड है वो क्या है? आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान समझते मोलिकुलर जो मास होता है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? तो प्रासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रोटीन और पॉलीमर का। ठीक है, यानी पाई बराबर ICT और हम लोग पढ़े हैं, यानी पाई यानी प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या इंडिकेट किया जाता है? पाई से इंडिकेट किया जाता है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है कि घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण क्या होता है? तो ये जो होता है घोल का सहजात गुण जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है घोल अनुभार का। यानी कहने का मतलब ये कि अगर घोल का अनुभार अगर घटेगा तो घोल का सहजात गुण बढ़ेगा, घोल का सहजात गुण अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि घोल का अनुभार बढ़ा है यानी घटा है। ठीक है, यानी इस पर डिपेंड करेगा। जस्ट उल्टा, घोल का सहजात गुण बढ़ेगा तो घुल्ले का अनुभार घटेगा, घुल्ले का अनुभार घटेगा तो घोल का सहजात गुण बढ़ेगा। इसी को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? एंटीफ्रीज की तरह से वर्क जो करता है वो करता है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज की तरह काम करता है, एंटीफ्रीज की तरह वर्क करता है। ठीक है, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्या कारण है? इसका जो काम है ठंडे में यानी ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और गर्मी में कवकनांक को बढ़ा देता है। इसलिए कार में जो रेडिएटर में होते हैं उसमें पानी के साथ साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है कि डायमंड यानी हीरा में पैकिंग दक्षता होती है, यानी पैकिंग इफिशियंसी और वाइट सी की जो संख्या होती है, यानी प्रतिशत के रूप में आपको पूछा गया। पैकिंग दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी और वाइट का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है डायमंड में, हीरा में? तो ये जो प्रतिशत होता है 34% पैकिंग इफिशियंसी पाई जाती है डायमंड में, और इसका रिक्त स्थान जो होता है व्हाइट जो होता है 66%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछता है? 49 आपका स्क्रीन पर FCC संरचना में परमाणु आयन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जनरली हम लोग जानते हैं कि FCC का जो संरचना होता है वो क्या होता है, एक तरह से 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है और 6 फलक पर कितना, 6 फलक पर 6 एटम उपस्थित रहता है। तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम का जो योगदान हो जाएगा 1/8 + 1। ठीक है, 6 फलक पर, और जो फलक पर एटम रहता है उसको 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। 1/2 × 6, इधर 3 हो जाएगा प्लस इधर 1 हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो FCC में कितना एटम की संख्या कितना निकलेगा? 4 निकला। आपको ऑप्शन बी में 4 दिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछ रहा है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो ऑक्साइड है CrO2 क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से काफी यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन से यहां से देखने के लिए मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं होता प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर याद रखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो वो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से, जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं की तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा चीज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या फिर मॉडल सेट हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।